हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक ही होंगे। तो साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। जी हाँ साथियों, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट मेरे भाई, इस राउल्ट नियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम राउल्ट नियम को देखेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें राउल्ट नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये मेरे भाई जो वाष्प दाब होता है, क्या होता है मेरे भाई? वाष्प दाब। वाष्प दाब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम राउल्ट नियम पर पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं, राउल्ट नियम पढ़ेंगे भाई, है ना, ठीक है। तो भाई आप देखोगे ये लिखा हुआ है वाष्प दाब, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप एक बात बताओ, क्या आप सब लोगों ने घर में चाय बनाई है? तो बिल्कुल ऑब्वियसली ये सब ने लगभग ये काम तो किया होगा, ये हल्का फुल्का काम है। चाय तो लगभग सब ने अपने घर में बनाई होगी, बनाई है ना मेरे भाई? बिल्कुल बनाई होगी, ठीक है। तो देखो, एक बार मैं जो चाय बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, उसको ध्यान से समझो, ठीक है। अगर आपने चाय बनाई है, प्रैक्टिकल किया है, तो आप इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना मेरे भाई। चलो, तो मेरे भाई मैंने क्या किया है, मैंने एक पात्र ले लिया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक पात्र ले लिया है और इस पात्र में मैं क्या कर रहा हूँ? चाय बना रहा हूँ। इस पात्र में मैं क्या कर रहा हूँ? चाय बना रहा हूँ। अब मेरे भाई, अगर चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? दूध लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, चाय पत्ती, शक्कर वगैरह, ये सब लेने पड़ेंगे। बोलो, लेने पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल लेने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो मैंने वो सब पदार्थ इसमें ले लिया, वो सभी पदार्थ क्या कर लिया, मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। सिंपल है। जो मैंने चाय बनानी है, जिस पदार्थ से जो भी मिला जुला के चाय बनानी है, वो सबको मिला जुला के मैंने यहाँ पर इस पात्र में रख लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस पात्र को गैस पे रखूँगा और गैस पर रखकर मैं इसको क्या करूँगा? गर्म करूँगा। गैस पर रखकर मैं क्या करूँगा? इसको गर्म करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ भाई? गर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल समझ रहे हो ना? ध्यान से समझ लेते हैं ना, एक एक चीज़ को एक एक चीज़ समझा दूंगा, आपके माइंड में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो? इसको रख कर गर्म कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसको रख कर गर्म करोगे तो आप देखोगे कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही समय, ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय पश्चात क्या होगा? इस जो द्रव लिया है, इस द्रव की सतह के ऊपर आपको गोल गोल अणु दिखेंगे। मतलब ऐसा कहें कि इस द्रव की सतह के ऊपर गोल गोल अणु बनने लगेंगे, ठीक है ना। कब बनने लगेंगे? जब आप इस द्रव को गैस पर रख के, जब आप इस द्रव को गैस पर रख के गर्म करोगे तो कुछ समय पश्चात इसके ऊपर गोल गोल अणु बनने लगेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप गोल गोल अणु बनेंगे तो आप इसको बंद कर दोगे, गैस को नहीं करोगे ना। तो आप इसको गर्म करते रहे हो, क्योंकि जब तक चाय पूरी नहीं बन जाएगी, जब तक आप गर्म करते रहोगे। तो यहाँ पर मेरे भाई बहुत सारे गोल गोल अणु बनेंगे। जब बहुत सारे गोल गोल अणु बनेंगे तो पहले आप ये सुन लो कि जो गोल गोल अणु बन रहे हैं, इन गोल गोल अणुओं को क्या कह रहे हैं, पहले ये समझ लो। तो मेरे भाई, ये जो गोल गोल अणु बन रहे हैं ना, इन अणुओं को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को आपको समझना है। तो समझो, इन गोल गोल अणुओं को मेरे भाई हम बोलते हैं वाष्प अणु। कौन से अणु बोलते हैं मेरे भाई? वाष्प अणु बोलते हैं, वाष्प अणु। इन गोल गोल अणुओं को क्या बोलते हैं? वाष्प अणु। तो जब हम इस द्रव को गर्म करेंगे तो इसके ऊपर क्या बनेंगे? गोल गोल अणु बनेंगे, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? वाष्प अणु बोलेंगे। हम इसको जितना ज़्यादा गर्म करेंगे, जितना ज़्यादा गर्म करेंगे, उतने ज़्यादा ये वाष्प अणु बनेंगे। और यदि हम इसको ज़्यादा ही गर्म कर देंगे तो हम देखते हैं कि वाष्प अणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बन जाती है कि वो पात्र में ही नहीं बनती, और पात्र में नहीं बनती और पात्र के बाहर आ जाती है, और जिसे हम कहते हैं कि हमारी चाय उफन गई। तो चाय उफनने का मतलब क्या है? वाष्प अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बन जाती है, जो पात्र में नहीं समा पाती, इसलिए वो बाहर निकल जाती है। समझ रहे हो ना?
तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी द्रव को आप गर्म करोगे तो उसके ऊपर गोल गोल अणु बनेंगे। इन गोल गोल अणुओं को हम बोलते हैं वाष्प अणु। तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप इसको स्थिर ताप पर गर्म करते गए, अगर आप इसको स्थिर ताप पर गर्म करते रहे तो ये गोल गोल अणु बनेंगे, और कुछ गोल गोल अणु बनेंगे तो कुछ गोल गोल अणु फूटेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ बने, ये ऊपर वाली लेयर बनी, तो जब ऊपर वाली लेयर बनेगी तो नीचे वाली जो लेयर है, इस नीचे वाली लेयर के जो गोल गोल अणु हैं वो फूटेंगे। लेकिन मेरे भाई जब ये नीचे वाली लेयर के गोल गोल अणु जब फूटेंगे तो ये जो अणु हैं, ये जो द्रव भरा हुआ है ना, इस द्रव की सतह पर, इस द्रव की क्या होगा, सतह पर, इस द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, एक दबाव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक दबाव लगाएंगे। ये जो गोल गोल अणु हैं, मतलब ये जो वाष्प अणु हैं, जब ये टूटेंगे तो द्रव की सतह पर एक दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई, एक दाब लगाएंगे, और इस दाब को ही मेरे प्यारे भैया बोला जाता है वाष्प दाब। क्या बोला जाता है, वाष्प दाब। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वाष्प दाब क्या है, तो आप उसको जवाब दे देना कि द्रव की सतह पर जो वाष्प अणु होते हैं उनके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो द्रव की सतह पर एक दाब लगाएंगे और उस दाब को ही बोला जाएगा वाष्प दाब। और एक बात और सुनो, एक बात वो क्या है कि जब ये वाष्प अणु फूटेंगे, दाब तो लगाएंगे, लेकिन मेरे भाई जब वाष्प अणु फूटेंगे तो बनेगी भाप। क्या बनेगी, भाप। और अक्सर आपने देखा होगा कि भाप आपको किसी भी पात्र को, किसी भी द्रव को गर्म करते हो तो वो ऊपर निकलती हुई आपको दिखाई देती है, तो इसे हम बोलते हैं भाप। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो यही है दोस्तों वाष्प दाब, समझ गए ना। तो वाष्प दाब क्या है, किसी द्रव, या फिर हम ध्यान रखना ये स्थिर ताप पर काम करना, क्योंकि स्थिर ताप पर कोई काम बहुत अच्छे से होता है, इसलिए स्थिर ताप पर करना, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर उपस्थित, स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर उपस्थित वाष्प अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आप समझ पा रहे हो इस बात को। इस डायग्राम को अगर मैं बहुत अच्छी तरीके से बना दूं तो आप देखो, आपको कॉपी में भी बना लेना इस चीज़ को, क्योंकि आपको बेटर लगेगा। आपके नोट्स भी आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो नोट्स भी आपके परफेक्ट होंगे तो आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को बहुत अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका, ठीक है ना। तो परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर उपस्थित वाष्प अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। और ध्यान रखना, इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, इसलिए इसको हम पी से व्यक्त करेंगे। क्या व्यक्त करेंगे भाई, पी से व्यक्त करेंगे। आपको स्क्रीन पर थ्योरी आई होगी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। चलो अब कुछ विशेष बातों को याद रखो, विशेष बातों को याद रखो। अब आप जानते हो कि पी क्या है, आपका वाष्प दाब है। पी आपका क्या है, वाष्प दाब है, ये अब भी मैंने बताया। ए आपका क्या है, विलायक है। ए आपका क्या होता है, विलायक होता है। देखो मैं पहले भी आपको इन चीज़ों को बता देता हूँ। ए आपका क्या है, विलायक होता है। और बी आपका क्या होता है, विलेय। ये तो मैं काफ़ी दिन से पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे भाई मैंने यहाँ पर पीए लिख दिया, मैंने आपका क्या लिख दिया, पीए लिख दिया, तो बताओ ये क्या बन जाएगा। तो क्या मेरे भाई ये विलायक का वाष्प दाब नहीं बनेगा, विलायक का वाष्प दाब नहीं बनेगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये विलायक का वाष्प दाब बन जाएगा। और अगर मैंने पीबी लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा विलेय का वाष्प दाब, विलेय का वाष्प दाब। ध्यान रखना, ठीक है। अगर पी ए लिख दिया तो विलायक का वाष्प दाब, और पी बी लिख दिया तो विलेय का वाष्प दाब बन जाएगा। इतना समझ आया मेरे भाई, बिल्कुल। आगे अब चीज़ों को मैं और क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से समझते जाना। अब मेरे भाई जो आपका शुद्ध विलायक होता है, क्या होता है, शुद्ध विलायक। ध्यान रखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक जल होता है। शुद्ध विलायक क्या होता है, जल होता है, ठीक है। ध्यान रखना, शुद्ध विलायक क्या होता है, जल होता है। और जब शुद्ध विलायक जल होता है तो ये जो शुद्ध विलायक है जल,
इस शुद्ध विलायक की अगर हमें बाष्प दाब को प्रदर्शित करना है तो देखो ये तो आपका पीए क्या बन गया, विलायक का बाष्प दाब। लेकिन अगर शुद्ध विलायक के बाष्प दाब को प्रदर्शित करना है तो इसमें नॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो जो पी नॉट ए है वो आपका शुद्ध विलायक जो जल है इसका बाष्प दाब है। ये भी आप नोट कर लेना कि शुद्ध विलायक क्या होता है, जल होता है, और शुद्ध विलायक का बाष्प दाब क्या होता है, पी नॉट ए। जब भी ये नॉट लगा दूं, किसी में लगा दूं, तो वो शुद्ध विलायक के लिए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक आपको समझ में आई बात? तो अब यहाँ सुनो, ठीक है। मैंने बोला बाष्प दाब समझ गए क्या? तो आपने बोला सर हाँ बाष्प दाब तो हम समझ गए। बाष्प दाब नाम का 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है, एक बाइक निकल रही थी रोड से जिसके कारण आपको आवाज़ आई, बट कोई दिक्कत नहीं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। बाष्प दाब मैंने बोला क्या है, तो आप बोले सर बाष्प दाब हम समझ गए, बाष्प अणु द्वारा लगाया गया बदाब बाष्प दाब होता है, ये हम समझ गए। लेकिन मेरे भाई क्या आप मुझे ये बताओ, आप ये जानते हो कि बाष्प दाब कब बढ़ेगा और बाष्प दाब कब घटेगा? तो सुनो, मैंने अभी आपको समझाया कि मैं इसको गर्म करूँगा तो इसके ऊपर गोल गोल अणु बनेंगे, और गोल गोल अणु बनेंगे और गोल गोल अणु फूटेंगे, तो गोल गोल अणु फूटेंगे तो एक दाब लगाएंगे जिसे हम बाष्प दाब बोलेंगे, ठीक है, ये तो समझ गए। लेकिन मेरे भाई आप ये बताओ, क्या मैं जितना ज़्यादा ताप बढ़ाऊंगा क्या उतने ज़्यादा गोल गोल अणु बनेंगे, बाष्प अणु बनेंगे? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही है, आप जितना ज़्यादा इसको गर्म करोगे, जितना ज़्यादा आप ताप लगाओगे, उतने ज़्यादा गोल गोल अणु बनेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि इतने गोल गोल अणु, इतने बाष्प अणु बन जाएंगे कि वो पात्र में नहीं रहेंगे और पात्र के बाहर फेंक जाएंगे, चाहे उफन जाएगी, कोई भी चीज़ उफन जाएगी, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ताप बढ़ाएंगे तो बाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये लाइन भी आप नोट कीजिए। अगर आपने ये चीज़ समझी है तो आप ये नोट कीजिए कि ताप बढ़ाने पर बाष्प दाब बढ़ता है, बाष्प दाब बढ़ता है। ये बात को आपको नोट करके रखना है। ताप बढ़ाओगे तो बाष्प दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, बाष्प दाब बढ़ेगा, और ताप कम करोगे तो बाष्प दाब कम होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो बाष्प दाब नाम का जो चीज़ है वो आप समझ गए। देखो मैंने कितनी चीज़ें आपको समझा दी, आई होप सब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे बाष्प दाब से रिलेटेड, उसके बाद हम पहुँचेंगे मेरे भाई राउल्ट नियम पर। तो दोस्तों हमारे पास अब बाष्प दाब हमने पढ़ लिया, तो उससे संबंधित हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का अगर जवाब दोगे अगर तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सुनो, अच्छे से सुनो। क्वेश्चन है, जब किसी शुद्ध विलायक मतलब जल, शुद्ध विलायक का मतलब क्या होता है, जल। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील क्या होता है सर, उसको जान लो। तो मेरे भाई मैं आवासशील बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताओ बाष्पशील क्या होता है। देखो हमारे पास शब्द क्या है, बाष्पशील। हमने बोला बाष्पशील क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे भाई, वो पदार्थ जो बाष्प बनती है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें बाष्प बनती है, वे पदार्थ जिनमें बाष्प बनती है, मतलब बाष्प अणु बनते हैं, वो बाष्पशील। जिनमें बाष्प अणु बने वो क्या होगा, बाष्पशील। जैसे आपको पता है दूध हुआ, चाय हुआ, है ना, जल हुआ, है ना, इनको गर्म करेंगे, जैसे जल को गर्म करेंगे तो उसमें बाष्प बनेगी, गोल गोल अणु उसमें बनेंगे, बाष्प अणु बनेंगे, मतलब जल क्या है, बाष्पशील। दूध को गर्म करेंगे उसमें भी गोल गोल अणु, बाष्प अणु बनेंगे, मतलब वो भी क्या होगा, बाष्पशील। तो वह पदार्थ जिसमें बाष्प बनती है, बाष्प अणु बनते हैं, वो बाष्पशील होगा। लेकिन मेरे भाई आप नमक को गर्म करके देखो, नमक ठोस है ना, नमक क्या है, ठोस है, उसको आप गर्म करके देखो, उसमें कभी भी बाष्प नहीं बनेगी, उसमें कभी भी बाष्प अणु नहीं बनेंगे। नमक को आप गर्म करके देख लेना चाहे तो उसमें कभी भी बाष्प अणु नहीं बनेंगे। जो शक्कर है उसमें भी कभी बाष्प अणु नहीं बनेंगे। तो नमक, शक्कर, मिट्टी हुआ, पत्थर हुआ, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कभी भी बाष्प नहीं बनती, है ना। तो बाष्प अणु जिनमें बने वो बाष्पशील, और बाष्प अणु जिनमें ना बने वो अबाष्पशील। समझ गए ना। जिन में बाष्प नहीं बनती, जैसे प्लास्टिक को गर्म करोगे उसमें भी बाष्प नहीं बनती, बाष्प अणु नहीं बनते, तो वो भी है अबाष्पशील, ठीक है। तो समझ गए ना। तो क्वेश्चन है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अबाष्पशील, जैसे नमक या शक्कर, मिट्टी हो गया, है ना, जो भी है,
आवाज़शील विलय मिला दिया जाता है तो जो विलयन बनता है, क्योंकि जब विलायक में विलय मिलाएंगे तो विलयन ही बनेगा ना। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक विलायक और विलय। तो विलायक में जब कोई विलय मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। तो कह रहे हैं कि जो बनता है विलयन, और विलयन के वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कमी हो जाती है। तो वो कमी क्यों होती है वो बताना है आपको। अब सुनना, अवाष्पशील पदार्थ जैसे नमक या शक्कर हुआ, इसको गर्म करेंगे तो क्या इसमें वाष्प अणु बनेंगे? बोलो, वाष्प अणु बनेंगे क्या? नहीं। आप कहोगे सर नहीं, इसमें वाष्प अणु नहीं बनेंगे, क्योंकि वाष्प अणु द्रव में बनते हैं। जो बहने वाले पदार्थ होते हैं उसमें बनते हैं वाष्प अणु। तो नमक शक्कर तो ठोस है, उसमें तो सर वाष्प अणु नहीं बनेंगे। तो अच्छा, वाष्प अणु नहीं बनेंगे तो क्या इसमें वाष्प दाब होगा? क्या इसमें वाष्प दाब वेपर प्रेशर होगा? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं होगा। तो नमक या शक्कर में वाष्प दाब नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाष्प अणु नहीं बनते। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वाष्पशील में क्या बनता है? वाष्प अणु बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, जब तक मैं समझाऊं उसको बहुत अच्छे से समझ लो। मेरे भाई, ये मेरे पास पात्र है, मेरे पास क्या है? ये पात्र है, और इस पात्र में मैंने क्या ले लिया है? जल। मैंने क्या ले लिया है? जल ले लिया है। और जब मैंने इस पात्र में जल ले लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको गैस पर रखकर या फिर किसी अन्य पदार्थ स्रोत पे रखकर मैं इसको क्या कर रहा हूँ? गर्म। ठीक है ना। तो मेरे भाई, जब मैं इस जल को गर्म करूँगा, जब मैं इस जल को गर्म करूँगा तो ये निश्चित ही बात है कि कुछ समय पश्चात इस द्रव की, इस जल की सतह के ऊपर गोल गोल अणु बनने लगेंगे। गोल गोल क्या बनने लगेंगे? अणु बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? गोल गोल अणु बनने लगेंगे। समझ रहे हैं? तो इन गोल गोल अणुओं को मैं क्या कह रहा हूँ? इन गोल गोल अणुओं को भाई साहब मैं कह रहा हूँ वाष्प अणु। क्या कह रहा हूँ भाई? वाष्प अणु कह रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी गर्म करना बंद नहीं किया, गर्म करना बंद नहीं किया, मैं तो अभी गर्म कर ही रहा हूँ। तो जैसे ही मैं गर्म करता रहूँगा तो इन गोल गोल अणुओं की जो है ना संख्या बढ़ती रहेगी। गोल गोल अणुओं की संख्या बढ़ती रहेगी, और जैसे ही गोल गोल अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो नीचे नीचे वाले जो गोल गोल अणु, वाष्प अणु हैं, वो वाष्प अणु फूटेंगे। और जब ये फूटेंगे तो ये द्रव की सतह पर एक दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई? एक दाब लगाएंगे। इस दाब को हम क्या बोलेंगे? इस दाब को हम बोलेंगे वाष्प दाब। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। मतलब बहुत ज़्यादा, जब इस जल को आप गर्म करोगे तो बहुत ज़्यादा वाष्प अणु बनेंगे। ठीक है, ये वाष्प अणु ज़्यादा संख्या में होंगे, ज़्यादा संख्या में होंगे। ये वाष्प अणु क्या होंगे? ज़्यादा संख्या में होंगे। और जितने ज़्यादा संख्या में वाष्प अणु होंगे उतने ज़्यादा संख्या में वाष्प अणु टूटेंगे, उतनी ज़्यादा संख्या में वाष्प अणु फूटेंगे, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वाष्प दाब होगा। उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वाष्प दाब। मतलब यूं कहूं कि जो शुद्ध विलायक जल होता है इसका वाष्प दाब अधिक होता है। वाष्प अणु ज़्यादा हैं तब क्या होगा? वाष्प दाब अधिक होगा। वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। और वाष्प दाब को हम, इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? P0A से। P0A से, क्योंकि अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो P0A से। तो ये वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाष्प अणु बहुत ज़्यादा बन रहे, बहुत ज़्यादा बन रहे, तो बहुत ज़्यादा फूट रहे, बहुत ज़्यादा फूट रहे तो बहुत ज़्यादा दाब लग रहा है, और बहुत ज़्यादा दाब लग रहा है तो वाष्प दाब क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि दूसरे पात्र में मैंने क्या किया? जल ले लिया। क्या ले लिया? जल ले लिया। ठीक है, जैसा मैंने जल वहाँ लिया था ऐसा जल मैंने यहाँ भी लिया। लेकिन मैंने एक हल्की सी गलती कर दी मेरे भाई कि इस जल में मैंने एक आवासशील विलय मिला दिया। जल में मैंने क्या कर दिया? एक आवासशील विलय पदार्थ जैसे नमक जो है ना, इस जल में मिला दिया। समझ रहे हो ना? तो इस पात्र में मैंने केवल जल लिया था और इस पात्र में मैं क्या कर रहा हूँ? जल और नमक ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? जल और नमक को मेरे भाई इसमें लूँगा तो जल या नमक जल के साथ मिल जाएगा। नमक जल के साथ क्या होगा? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये मान लो नमक के कण हैं, ये मान लो क्या है? नमक के कण हैं जो जल के साथ बहुत अच्छे से मिल गए, बहुत अच्छे से मिल गए। क्लियर है?
अब मैं किसी स्रोत के द्वारा क्या कर रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं। इसी किसी भी स्रोत के द्वारा मैं इसे क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। बस 2 मिनट और दीजिए, आप सब समझ जाओगे। अब मैं गर्म कर रहा हूं। तो मेरे भाई जब मैं इसको गर्म करूंगा, तो इसमें मिला क्या है, नमक। मिला क्या है, नमक। तो नमक क्या है, अवाष्पशील, जिसमें वाष्प अणु नहीं बनते। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो नमक अवाष्पशील है, नमक अवाष्पशील है, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, वाष्प अणुओं में नहीं बदलेगा। बोलो, नहीं बदलेगा ना। साथ में ये जल के साथ मिल गया है तो जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि जब मैंने जल में नमक मिला दिया तो नमक है अवाष्पशील पदार्थ, जो वाष्प में परिवर्तित होता नहीं है, वाष्प अणु में परिवर्तित होता नहीं है। साथ में ये जल के साथ मिला है तो जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। और जब जल के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा तो जल के अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे नहीं। लेकिन हाँ, कुछ जल के अणु जो इसके साथ नहीं मिल पाए होंगे नमक के साथ, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब वो वाष्प अणु बना लेंगे। तो वाष्प अणु कम ही संख्या में बनेंगे, और जब वाष्प अणु कम संख्या में बनेंगे तो कम ही वाष्प अणु मेरे भाई फूटेंगे, कम ही वाष्प अणु फूटेंगे। और जब कम वाष्प अणु फूटेंगे, देखो वाष्प अणु कम, वाष्प अणु कम, ठीक है। तो जब कम वाष्प अणु बने कम ही फूटेंगे, और जब कम वाष्प अणु बने कम ही फूटेंगे तो ये जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब वाष्प दाब कम हो जाएगा। और इसका जो वाष्प दाब है उसको हम Pa से व्यक्त कर देंगे। किससे व्यक्त कर देंगे, Pa से, क्योंकि ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन वाला है, ठीक है, और ये शुद्ध वाला है, ठीक है। तो ये जो वाष्प दाब है अब कम हो जाएगा। तो कारण समझे क्यों हुआ कम, कारण समझे क्यों हुआ कम, समझे ना। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो यह अवाष्पशील विलेय पदार्थ शुद्ध विलायक के साथ मिल जाता है, और जब इसको गर्म किया जाता है तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ खुद तो वाष्प में परिवर्तित होता नहीं है, साथ में शुद्ध विलायक जैसे जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकता है। फलस्वरूप वाष्प अणु कम बनते हैं, फलस्वरूप वाष्प अणु कम बनते हैं और वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प अणु कम बनेंगे, कम वाष्प अणु फूटेंगे तो वाष्प दाब कम हो जाता है। मेरे भाई आई होप इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे भाई जल्दी से यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हम बढ़ते हैं दोस्तों अब राउल्ट नियम पर। अब हमें कोई दिक्कत राउल्ट नियम में नहीं होने वाली। तो दोस्तों राउल्ट नियम जो है इस पर हम पहुंचते हैं, और पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो राउल्ट महोदय को ऐसा क्या आन पड़ा जो अपना नियम देने पड़ा, मतलब ये किस लिए नियम दिया गया, ये बात है। तो राउल्ट नियम क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, सबसे पहले इस पे बात करेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के विलयनों पे लागू होता है, कौन कौन से टाइप के विलयन हैं जिन पर राउल्ट नियम लागू होता है, ये बात करेंगे, और इसके बाद राउल्ट नियम क्या होता है उसको देखेंगे। तो सुनो मेरे भाई, तो जो राउल्ट महोदय थे, राउल्ट नामक जो वैज्ञानिक थे, ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ठीक है, फ्रेंच के थे। और अगर हम देखें इन राउल्ट महोदय की, इन राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने इतने विलयनों का अध्ययन किया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने लगभग सभी प्रकार के विलयनों का अध्ययन किया। जितने टाइप के विलयन होते हैं सभी का अध्ययन किया। कभी वो इस नाली से जल लेके आए, मतलब ऐसा तो कहना है, समझाना है मेरा, मतलब कहने का मतलब ये सभी टाइप के विलयनों का अध्ययन किया। जैसे आपको पता है ना, तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है,
ठीक है। इन सभी टाइप के विलयनों का राउल्ट वैज्ञानिक ने अध्ययन किया, और इन सब का अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया मेरे भाई, जो विलायक का वाष्पदाब होता है जिसको हम Pa से व्यक्त करते हैं, जो विलायक का वाष्पदाब होता है जिसे हम Pa से व्यक्त करते हैं, और जो विलायक का मोल प्रभाव होता है जिसको हम XA से व्यक्त करते हैं। तो विलायक का वाष्पदाब Pa और विलायक का मोल प्रभाव XA, इन दोनों के मध्य इन राउल्ट महोदय ने एक क्या किया, संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, क्या स्थापित कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया। और जो विलायक के वाष्पदाब Pa और XA के मध्य जो संबंध आया, जो संबंध उन्होंने निकाला, वही संबंध राउल्ट नियम के नाम से जाना गया, वही संबंध राउल्ट नियम के नाम से जाना गया। तो यहाँ से आप समझे कि राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने कई विलयनों का अध्ययन किया, जितने विलयन होते हैं लगभग सभी का अध्ययन किया। ठीक है, फलस्वरूप विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास के मध्य उन्होंने एक संबंध स्थापित कर दिया, जिसे हम राउल्ट नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने संबंध स्थापित क्या किया, तो इन्होंने संबंध स्थापित किया, इन्होंने कहा कि जो विलायक का वाष्पदाब होता है Pa, विलायक का वाष्पदाब होता है जो Pa, वो विलायक के मूल प्रभाज मतलब XA है, इसके समानुपाती होता है। मतलब इन्होंने बात बताई कि जब आप विलायक का वाष्पदाब बढ़ाओगे तो विलायक के मूल प्रभाज भी बढ़ेंगे, और जब आप इस चीज़ को घटाओगे तो ये चीज़ भी घटेगी। समझ रहे हो ना, तो इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, जब ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा और जब ये घटाओगे तो ये घटेगा। ये संबंध स्थापित इन्होंने किया है। आगे इस चीज़ को हम जानते हैं। आगे देखो, ये जो आपका राउल्ट नियम है ये 2 प्रकार के विलयनों पे लागू होता है। कितने प्रकार के विलयनों पर, 2 प्रकार के। अच्छा, 2 प्रकार के कौन कौन से सर, तो देखो पहला होता है आवाष्पशील विलय युक्त विलयन। मतलब ये विलयन तो है लेकिन कैसा विलयन है, जिसमें आवाष्पशील विलय मिला है। आवाष्पशील विलय जैसे नमक या फिर क्या हुआ, शक्कर हुआ। तो आवाष्पशील विलय जिस विलयन में मिला है वो विलयन पर क्या होता है, राउल्ट नियम लागू होता है। और 100 अगर मैं % बात करूं तो आवाष्पशील विलय जैसे नमक शक्कर अगर किसी विलायक में मिला है और विलयन बना है तो उन्हीं पर यह 100% लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आवाष्पशील विलय युक्त विलयन पर ये लागू होता है। और दूसरा है आपका वाष्पशील विलय युक्त विलयन पर। ठीक है, वाष्पशील मतलब जैसे आपका द्रव, ऐसा द्रव जिसमें वाष्प बनती हो, जैसे मान के चलो जल में आप क्या मिला दो, दूध मिला दो, जल में आप क्या मिला दो, दूध, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, विलयन बना दिया। अब जल में दूध मिलाया, जैसे मान के चलो दूध की मात्रा ज़्यादा है, दूध की मात्रा क्या है और ज़्यादा, और जल की मात्रा क्या है, कम। या फिर ऐसा समझ लो क्या है कि जल की मात्रा ज़्यादा है और दूध की मात्रा क्या है, कम। अब दूध की मात्रा इसमें कम है तो मतलब दूध क्या है, आवाष्पशील विलय है, सॉरी वाष्पशील विलय है। इस जल में हमने इस विलय को मिला दिया। अगर विलय दूध विलय की तरह काम करे तो अगर जल में इस दूध को मिलाएंगे तो दूध क्या है, वाष्पशील विलय। और जब वाष्पशील विलय को मिला दिया तो विलयन क्या बना आपका, वाष्पशील विलयन बना। क्या बना, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राउल्ट नियम 2 प्रकार के विलयनों पर लागू होता है, आवाष्पशील विलयुक्त विलयन पर और वाष्पशील विलयुक्त विलयन पर। लेकिन मेरे भाई आगे क्या हुआ कि जो आवाष्पशील विलयुक्त विलयन है इस पर पूर्णतः लागू होता है, लेकिन वाष्पशील विलयुक्त विलयन पर ये राउल्ट नियम पूर्णतः लागू नहीं कर पाए। और जब ये पूर्णतः लागू नहीं कर पाए तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, ये सिलेबस में नहीं है। केवल हमें आवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम पढ़ना होता है, वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम नहीं पढ़ना। अगर आप चाहो तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है, बाकी पढ़ना आपको यही है, ठीक है ना। तो आवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए जो राउल्ट नियम है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा, आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा। देखो ये चीज़ें केवल समझने वाली हैं, केवल आपको पता चला कि कहाँ से आया, क्यों दिया इन्होंने नियम, ये आपको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नियम कहाँ से लिखना है एग्जाम में, उस चीज़ को समझो। तो देखो यहाँ पर आप लिख दो इस नियमानुसार, इस नियमानुसार। तो यहाँ से आपको एग्जाम में लिखना है। तो इस नियम में उन्होंने क्या बोला कि जो विलायक का वाष्पदाब है विलायक के मोल प्रभाव के कैसा होता है, समानुपाती, ठीक है। तो मेरे भाई आपको एग्जाम में क्या लिखना है, देखो
किसी आवासशील विलयुक्त विलयन के लिए। देखो आवासशील विलयुक्त विलयन के लिए पढ़ना है तो हमने वही लिखा, किसी आवासशील विलयुक्त विलयन में, किसमें, आवासशील विलयुक्त विलयन में जो विलायक का वासदाव होता है, विलायक का वासदाव विलायक के मूल प्रभास के कैसा होता है, समानुपाती। ये इसके समानुपाती होता है, ये अभी तो अब मैंने बताया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हल्का सा नियम है। ठीक है, यहाँ सुन लो, यदि विलायक का वासदाव मैं मानूं Pa और मूल प्रभास मानूं x से, विलायक का वासदाव मान लूँ Pa और विलायक का मूल प्रभास मान लूँ x से, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, विलायक का वासदाव विलायक के मूल प्रभास के समानुपाती होता है। ठीक है, तब अगर मैंने ये चीज़ मान ली तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी, जो Pa है वो समानुपाती, एक सेकेंड मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Pa समानुपाती x से बन जाएगा। बोलो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि जब जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक नियतांक, समानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो बराबर के बाद नियतांक, और ये हमारा जो x से है वो रहेगा सेम, इसको दे दिया जाए समीकरण नंबर 1। अब अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये राउल्ट नियम हो गया शब्दों में, लेकिन हमें इसका एक सूत्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सूत्र से भी हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो वो सूत्र हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण से एक जो है इससे कुछ वैल्यू उठाएंगे, निकालेंगे और इसी में हम रखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब ये जो आपका समीकरण है, एक समीकरण 1 को हम शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 को शुद्ध विलायक, समीकरण 1 को शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक जैसे क्या होता है, जल। समीकरण 1 को शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर इस समीकरण 1 को हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो यहाँ से मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम को यहाँ से लिखना है। ये जो मैंने आपको समझाया जो आप लिख लो अभी, एग्जाम में उसको मत लिखना है। ठीक है, नोट्स आपके अच्छे रहेंगे, कैसे आया कहाँ से आया ये पता चल जाएगा, लिख लो। ठीक है, चलो तो मैं अब यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखो इधर मैं जो समीकरण 1 है इसको मैं शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहा हूँ। देखो जब मैं इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को, जब मैं इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू करूँगा तो आप ये बताओ कि ये जो Pa है वो क्या है, तो आप कहोगे सर Pa विलायक का वासदाव है। तो जब मैं इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहा हूं तो जो विलायक का वासदाव है वो किसका वासदाव बन जाएगा, शुद्ध विलायक के लिए बन जाएगा। मतलब मैं समीकरण 1 को शुद्ध विलायक में परिवर्तित कर रहा हूं, तो ये विलायक का वासदाव शुद्ध विलायक का वासदाव नहीं बन जाएगा, बन जाएगा Pa बराबर क्या हो जाएगा, P0। ठीक है, इसके अलावा ये तो कुछ होता नहीं है। अब आप ये देखो कि x a प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने आपको पढ़ाया, जब मूल प्रभास पढ़ाया था तो ये चीज़ हमने बताई थी कि x a प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन मेरे भाई ये आपका शुद्ध विलायक के लिए लागू किया जा रहा है, तो शुद्ध विलायक जो है, शुद्ध विलायक है उसमें विलय होगा क्या, नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं ना शुद्ध विलायक है, तो जिसमें विलय तो होगा ही नहीं। जब मेरे भाई उसमें विलय नहीं होगा तो क्या विलय के मूल प्रभास होंगे, ये देखो विलय के मूल पर, ये विलायक के मूल प्रभास और विलय के मूल प्रभास, क्या ये चीज़ होगी, बिल्कुल नहीं। जब शुद्ध विलायक में विलय ही नहीं है तो विलय के मूल प्रभास क्यों होंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। जब XB का मान 0 हो जाएगा तो x से बराबर केवल क्या मिल जाएगा हमें, 1, केवल क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये बात आप समझे, बोलो ये बात समझे। जब समीकरण 1 को शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे तो ये विलायक का वासदाव शुद्ध विलायक का वासदाव बन जाएगा, x a प्लस XB बराबर 1 होता है, बट विलय है ही नहीं तो विलय की मूल प्रभास भी नहीं होंगे, तो x a बराबर 1, सॉरी हाँ इसके बराबर 0 रख दिया तो x a बराबर हमारा क्या आ गया, केवल 1 आ गया। तो इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ को हम समीकरण 1 में रखेंगे।
तो इसमें चाहो तो आप क्या करो, पहले समीकरण 1 को उतार लो पहले यहाँ पर, और चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करना है तो पहले मैं समीकरण 1 को यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, PA बराबर K और हमारा ये x है, बोलो यही है ना। मैंने पहले इसको नोट कर दिया। ठीक है, अब जो भी मान आए हैं मैं उन मानों को यहाँ रख दूंगा। देखो इधर तो PA की जगह हमें क्या रखना है, P0 A, तो ये PA है तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, P0 A बराबर K, तो आपका सेम ही है, K की जगह कुछ नहीं रखना, और XA की जगह हमें क्या रखना है 1, तो XA की जगह मैंने रख दिया 1। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया K में 1 का मल्टीप्लाई किया तो K ही आ गया, और K बराबर हमें क्या मिल गया यहाँ पर, P0 A। K बराबर क्या आ गया, P0 A। तो अब हमें देखो समीकरण 1 से हमने K का मान निकाला, समीकरण 1 में रख के K का मान निकाल लिया। तो देखो समीकरण 1 को पहले शुद्ध बिलाई के लिए लाऊंगा तो PA बराबर P0 A, x बराबर 1 आ गया। इनको समीकरण 1 में रख दिया तो K का मान आ गया। अब जो हमारे पास K का मान आया है उस K के मान को भी हम समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब यहाँ पर जो भी कुछ करेंगे वो हम समीकरण 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे K का मान समीकरण 1 में रखने पर, K का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो K का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, PA है, तो ये तो आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें K का मान रखना है ना। और K की जगह आपका क्या आ गया, P0 A, तो K की जगह रख दिया P0 A, और ये x आपका रहा सेम, x आपका रहा सेम। ठीक है, समीकरण 1 में रखा ना, समीकरण 1 यही था, PA सेम रहा, K की जगह हमने क्या रख दिया, P0 A, और x रहा सेम। तो ये हमारा फाइनली राउल्ट नियम का क्या आ गया, सूत्र आ गया। अब फाइनली राउल्ट नियम का सूत्र कैसे आया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो मैंने ये किया, समानुपाती का चिन्ह आया, समानुपाती का चिन्ह हटाया, नियतांक आया। ये जो समीकरण 1 आया, इस समीकरण 1 को शुद्ध विलायक के लिए लागू किया तो PA शुद्ध विलायक का वास्तव बन गया, और XA प्लस XB बराबर 1 होता है, बट विलेय इसमें है ही नहीं तो विलेय 0 हो जाएगा, मतलब x भी 0 हो जाएगा, तो XA का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इन मानों को हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 को पहले नोट कर लिया। अब मानों को रखा तो PA की जगह रखा P0 A, K सेम रहा, और XA की जगह रख दिया 1, K का मान निकला है। K का मान उठा के समीकरण फिर से 1 में रखा तो PA सेम रहा, K की जगह P0 A, और ये XA जो हमारा समीकरण आ गया, जो हमारा राउल्ट नियम का फाइनल सूत्र आ गया। अब यहाँ समझो PA क्या है, तो PA है विलायक का वास्तव, विलायक का वास्तव, विलायक का वास्तव, समझ रहे हैं। P0 A क्या है, शुद्ध विलायक का वास्तव, शुद्ध विलायक का वास्तव, और x क्या है, मूल प्रभास, मूल प्रभास, किसके मूल प्रभास, विलायक की मूल प्रभास, विलायक की मूल प्रभास। ठीक है, तो यहाँ समझना, तो PA क्या है, विलायक का वास्तव, P0 A क्या है, शुद्ध विलायक का वास्तव, और x क्या है, विलायक के मूल प्रभास। तो आप यहाँ देखो ये शुद्ध विलायक के वास्तव और विलायक के मूल प्रभास का क्या है, गुणनफल है, और ये जो गुणनफल है किसके बराबर है, विलायक के वास्तव के बराबर है कि नहीं। तो देखो मैं अगर इसको थ्योरी में लिखूं तो इसमें आप अंत में एक लाइन लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं उस लाइन को अंत में लिखना। अतः विलायक का वास्तव, विलायक का वास्तव शुद्ध विलायक के वास्तव एवं विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। समझ पा रहे हो, अतः विलायक का वास्तव शुद्ध विलायक के वास्तव एवं विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो लाइन है अपनी कॉपी में आप लोग लिख लेना। तो ये हमारा फाइनली जो राउल्ट नियम था ये राउल्ट नियम हो गया, और यही इम्पोर्टेंट है और यही आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आप बताइए, अगर मैं जो चीज़ें मैंने पहले कराई हैं अगर उन चीज़ों को मैं नहीं करा पाता तो क्या आपको ये पूरा समझ में आ पाता? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ पाता। ठीक है, अब ज़रा एक बार राउल्ट नियम की सीमाएं और देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, ये जो राउल्ट नियम हमने पढ़ा है इस राउल्ट नियम की कुछ सीमाएं हैं। तो इन राउल्ट नियम की कुछ सीमाओं में देखो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, आप समझते जाइए और लिखते जाइएगा। ठीक है, राउल्ट नियम की सीमाएं। तो राउल्ट नियम की सीमा नंबर 1 ये है कि ये जो राउल्ट नियम है केवल आवासशील विलय युक्त विलयन पर पूर्णतः लागू होता है।
आवासशील विलय युक्त विलयन पर लागू होता है पूर्णतः, ये आप लिखना, तो ये लिख लो, यह नियम आवासशील विलय युक्त विलयन पर पूर्णतः लागू होता है, पहली सीमा है। दूसरी सीमा मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये है कि ये जो राउल्ट नियम है केवल और केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। देखो पहला तो हमने क्या पढ़ा, ये आवासशील विलय युक्त विलयन पर लागू होता है पूर्णतः, ये बात लिखना। दूसरी बात लिखना कि राउल्ट नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र हुआ, संतृप्त हुआ, असंतृप्त हुआ, इन पर लागू तो होगा लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हो पाएगा, तो ये तनु विलयनों पर पूर्णतः लागू होता है। दूसरी सीमा आप लिख लीजिए, और तीसरी सीमा लिख लीजिए कि यह विद्युत अपघट्ट विलयनों पर लागू होता है। विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट मतलब ऐसे विलयन जिनमें जल मिलाओ या फिर ऐसे पदार्थ जिनमें जल मिलाने पर वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, NaCl, सिंपल सा ले लिया नमक। अगर इस नमक को हम जल में मिला दें तो ये जो नमक है ना वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ये चीज आपने विद्युत अपघट्ट नाम का जो शब्द है वो 11th में पढ़ा था। विद्युत अपघट्ट क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसे जल में मिलाओ तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे आपका ये विभक्त हुआ, इस टाइप से विभक्त हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो विद्युत अपघट्ट ऐसा पदार्थ होता है जो जल में मिलाने पर अपने आयनों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि राउल्ट नियम क्या विद्युत अपघट्ट विलयनों पर लागू होता है, तो बिल्कुल जी हाँ। तो राउल्ट नियम केवल विद्युत अपघट्ट विलयनों पर लागू होता है। कितनी सीमाएं हो गई, 3 सीमाएं हो चुकी हैं। और 4th सीमा ये है कि राउल्ट नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलय का संगुणन न हो। मतलब अगर विलायक में विलय मिलाएंगे तो उस विलय का उस विलायक के साथ मिलन होना चाहिए, घुलना चाहिए उस विलायक के साथ, है ना, उसके साथ संगुणन होना चाहिए। जैसे नमक को जल में मिलाएंगे तो नमक जल में मिल जाएगा, नमक का जल में संगुणन हो जाएगा, तो उसमें लागू राउल्ट नियम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमने जल में रेत मिला दी, क्या मिला दी, रेत, तो क्या रेत जल में घुल पाएगी, तो आप बोलोगे सर नहीं घुल पाएगी। तो ऐसे विलयन बनाने पर, ऐसे विलयनों पर ये राउल्ट नियम लागू नहीं होगा। समझ रहे, एक बार चारों सीमाओं को एक बार फिर से बोला हूँ, ध्यान सुनिए। राउल्ट नियम केवल आवासशील विलयुक्त विलयन पर पूर्णतः लागू होता है। राउल्ट नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट नियम विद्युत अपघट्ट विलयनों पर लागू होता है। और 4th सीमा है, राउल्ट नियम केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलय का संगुणन या वियोजन हो जाए। तो ये 100% आपका राउल्ट नियम कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, दिक्कत नहीं होगी। एक बार जरा वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दें। भाई बहुत मेहनत लगती है आपको समझाने में, पढ़ाने में, ठीक है, तो आपका लाइक बनता है, ठीक है। लाइक करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।